Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss class diagram in this video. You are watching video lecture of object-oriented software engineering subject. Here is the course code. Its credit hours are 2+1, and I am giving you the lecture on the lab course. My name is Momina Shaheen. I am lecturer in Department of Computer Science, Comsat University, Islamabad, Lahore campus. Here is the outline of what we are going to study in this lecture. First of all, we will start from UML class diagram. And by what is class diagram, its brief introduction. Then we will move toward the purpose of class diagram. Then we will go to the notation. Notation is also necessary. Then the relationship which are discussed in the class diagram will be mentioned here. Um, Class diagram have a really tiny details which are needed to be demonstrated, which are needed to be represented in the diagram in the form of notation. So its notation is mostly important, and how the visibility of class and method is represented in a class diagram, it will also be included in the whole diagram. मल्टीप्लिसिटी पे आ जाते हैं. मल्टीप्लिसिटी होती है कि जैसे वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, उसकी भी बात करेंगे. वो भी रिप्रेजेंट हो रही होती है क्लास डायग्राम में. तो हमें क्लास डायग्राम को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है. आप लोगों ने थ्योरी में चैप्टर नंबर 5 में क्लास डायग्राम को डिस्कस किया होगा. इसके नोटेशंस, इसकी मल्टीप्लिकेशंस को डिस्कस किया है. लेकिन अब इस लेक्चर में हमने एक एक टाइनी डिटेल को और उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है वीजियो में, या विजुअल पैराडाइम को भी यूज कर सकते हैं, मेथड दोनों में सेम है, वो किस तरह से क्रिएट करनी है यूएमएल डायग्राम. ठीक है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे किस तरह से यूएमएल डायग्राम क्रिएट करनी है. उसकी क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट की क्लास डायग्राम मेंशन की जाती है. लेकिन उससे पहले आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना है, जो कि हम इस वीडियो में क्विक रिवाइज करेंगे. देन आई विल असाइन यू अ लैपटॉप. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. क्लास डायग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिप्रेजेंट करती है स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम को. एज यू नो, यूएमएल डायग्राम्स में दो टाइप्स जो हम लोगों ने बिहेवियरल और स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, उसमें से ये स्ट्रक्चरल डायग्राम होती है, जो कि बतानी ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर डायग्राम है और ये किस तरह से सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है. क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में, जब हम लोग क्लासेस और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो ये हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही डील कर रहा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से डील कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, उससे डील कर रही होती है क्लास डायग्राम. और इसमें आप रिलेशनशिप बताते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप होगा. जाहिर है क्लासेस के बिटवीन रिलेशनशिप होगा जो, और उसके बाद क्लासेस में कौन से मेथड्स फॉलो हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो आप क्लास डायग्राम में डिफाइन कर रहे होते हैं. क्लास डायग्राम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, क्लासेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस. कुछ बच्चों को ये मसला होता है कि वो कहते हैं मैम ऑब्जेक्ट ही तरह है. ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डायग्राम अलग होती है, ठीक है, और क्लासेस में हम क्लासेस के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं. क्लासेस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है. क्लास को हम लोग कर लेते हैं डिफाइन की ये क्लास है हमारी. जितनी भी प्रोजेक्ट की क्लासेस है उन्हें डिफाइन कर लेते हैं. अब हर क्लास के अपने ऑब्जेक्ट खुद ही बनेंगे ना, वो तो रियल वर्ल्ड में बनेंगे. यहाँ पे हमने सिस्टम का स्ट्रक्चर बताना है, तो इसमें सिर्फ क्लासेस और उनके रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, अगर हमने ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए हो सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट होते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम में. वो एक अलग टॉपिक है जो कि आप लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में थ्योरी में पढ़ेंगे. तो हम लोग वो आगे उसी तरह से लैब के कोर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स की पर्पस क्या होता है क्लास डायग्राम का. एक तो बहुत बेसिक पर्पस जो है हम लोगों ने बता दिया है कि ये स्टैटिक स्ट्रक्चर को शो करती है. सेकेंडली, ये बेसिक नोटेशन बताती है कि डायग्राम्स की जो बेसिक नोटेशंस हैं वो सारी इसमें कवर हो जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, या
सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक नोटेशंस से आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से परसीव करना है किसी सिस्टम को। उसके बाद डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि डेवलपर्स को आसानी हो जाती है, उन्हें पहले से ही आइडिया होता है कि कौन कौन सी डायग्राम्स आप उन्होंने बनानी है। और साथ ही ये ना सिर्फ डेवलपर्स को इट बेनिफिट बिजनेस एनालिस्ट, उनको भी फायदा देती है, क्योंकि ये मॉडल को का बताती है कि सिस्टम का मॉडल क्या होगा, एंड दे कैन यूज दैट मॉडल फॉर द एनालिसिस ऑफ बिजनेस, फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव की तरफ से भी वो मॉडल देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, इसमें कौन सी क्लास ऐड की जा सकती है, इसकी भी सजेशन दे सकते हैं। तो लेटर ऑन ये सारा काम किया जा सकता है। क्लास, अच्छा, क्लास के बारे में आप लोगों को मैं आपको ये रिवाइज कराना चाहूँगी। हमने सेकंड चैप्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को रिवाइज किया था, और उसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर और स्ट्रक्चरल फीचर्स और बिहेवियरल फीचर्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, स्टैटिक होते हैं, जो उसमें वैल्यू हो वही रहते हैं। ऑपरेशंस जो हैं वो बिहेवियरल होते हैं, वो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह से वर्क करेगा, ये किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल में ये फर्क है। इसको हमने किस तरह से क्लास डायग्राम में लिखना है, उसकी क्या नोटेशन होनी चाहिए, लेट्स सी कि क्लास को किस तरह से लिखा जाता है। क्लास का नाम यहाँ पे आ जाता है माई क्लास, क्लास के तौर पे। अभी मैं एक वीडियो में आपको पूरा कोट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जैसे उसके लिए बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक नोटेशंस पता होनी चाहिए। Although it is discussed in class, but I want you to revise this if you haven't seen that lecture of theory. Then we will discuss about class attributes. Class attributes are written in this upper part of the class. Here is the class name. Let's say class name is my class, and attribute 1 and attribute 2 are written here. There are some other signs जो कि प्लस है, माइनस है, हैश है, इसके बारे में हम अभी आगे बता देते हैं कि ये कौन से साइंस हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जैसे वो लोअर पार्ट ऑफ द क्लास था, वो ऑपरेशंस के लिए है, तो उसमें सारे बिहेवियरल चीजें यानी मेथड्स वगैरह लिखे जाते हैं थर्ड पार्टीशन के अंदर। तो जो भी मेथड्स होंगे किसी क्लास के वो वहां लिखे जाएंगे। और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो कॉलन के बाद लिखी जाती है कि आपकी रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप में इंट है या जो भी है, रिटर्न टाइप आपने लिखनी होती है। इसलिए मैंने कहा था क्लास डायग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल है और इसमें हर एक चीज़ मेंशन की जाती है। इवन इट इज़ इसके एक एक सिंबल में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बयान की हुई होती हैं। जैसे कि हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, हैश है, प्लस है, माइनस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की जाती हैं। क्लास के रिलेशनशिप के बारे में आ जाएं कि एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशनशिप किस तरह से होता है। अभी तक हमने क्लास और उसके नोटेशंस की बात की थी। जैसे क्लास में तीन चीजें थी, क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। उसी तरह से रिलेशनशिप्स भी मल्टीपल काइंड्स के होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो रिलेशन है वो काइंड ऑफ जनरलाइजेशन का, उसके लिए मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगी चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जनरलाइजेशन किस तरह से होती है। एसोसिएशन और एग्रीगेशन का रिलेशन जो है वो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, जो कि अभी इसी वीक में शायद कवर हुआ है। उसके बाद कंपोजिशन, डिपेंडेंसी, ये सारे जो है आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ ताकि हम लोग अपनी डेमोन्स्ट्रेशन पे आए। इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन इज अ रिलेशनशिप है। ये बहुत ज्यादा अंडरस्टूड बात है कि जहाँ पे इज आ रहा है दैट इज इनहेरिटेंस। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सुपर क्लास और सब क्लास जो है वो क्या होती है। सुपर क्लास जो है वो सुपीरियर या ऊपर वाली क्लास होती है जो जिससे इनहेरिट हो रही होती है बाकी क्लासेस। तो यानी कि पेरेंट क्लास आप कह सकते हैं कि ये सुपर क्लास है। और उसके बाद ये नीचे दो सब क्लासेस हैं, जावा में सब क्लास कह रहे होते हैं, बाकी चाइल्ड क्लासेस भी कहते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? इसकी रिप्रेजेंटेशन एक सॉलिड लाइन से होती है और एक एरो से होती है, और एरो जो है वो बीच में से फिल नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है, हॉलो एरो हेड होना चाहिए। तो इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखना है कि जहाँ पे जनरलाइजेशन आ जाए। वैसे वीडियो में बहुत सारा काम आसान हुआ हुआ है, जैसे अम, उसमें जनरलाइजेशन खुद ही बताया हुआ है कि आप जनरलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये सिंपल है। बट इन केस जैसे हम थ्योरी में कोई क्वेश्चन दे देते हैं कि इसकी क्लास डायग्राम बनाए, तब आपको जाहिर है पेपर पे बनानी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। इसकी एग्जांपल देख लें कि सेल, जैसे बॉडी का, यानी बॉडी का यूनिट है सेल, ठीक है। तो सेल की आगे क्या चीजें हो सकती है कि मस्कुलर सेल्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, नर्व सेल्स हो सकते हैं। अब मस्कुलर सेल्स में भी आगे दो टाइप्स हैं। तो अब यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप है, मसल सेल इज अ सेल, ब्लड सेल इज अ सेल, ठीक है, नर्व सेल इज अ सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स इज अ ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल इज अ ब्लड सेल। तो ये इस तरह से लिखी हुई है। इसके लिए मैं आपको याद भी कराना चाहूंगी कि क्लास नेम चूज करने के लिए आपने नेमिंग कन्वेंशन की मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, क्योंकि वरना क्लास और क्लास से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो मैंने उसकी वीडियो अलग बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से नेमिंग करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन्स हैं सारे, सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिंगुलर हैं और नाउन है। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है या ध्यान में रखनी है जब भी आपने क्लासेस बनानी है, क्योंकि क्लासेस बनाना एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम है, ठीक है। उसके बाद सिंपल एसोसिएशन, सिंपल एसोसिएशन में आपने बस बताना है रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। आपने बताना है कि दो क्लासेस जो हैं वो उनमें कोई ना कोई एसोसिएशन है, और एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हो सॉलिड लाइन से। यहाँ पे आप बता सकते हो कि इस तरह की एसोसिएशन है, नोटेट कर सकते हैं रिज्यूम में कि हैज अ रिलेशनशिप है, या एसोसिएटेड हाउ असाइंड है, या कोई भी वर्ड जिससे आप बता सकते हो, तो यहाँ पे एज मैसेज जो है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेशन का रिलेशनशिप पार्ट ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर एक क्लास जो है वो दूसरे से इस तरह से एसोसिएटेड है कि एक क्लास दूसरे का पार्ट है, तो हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे का पार्ट होना यानी एग्रीगेशन है उनमें। तो ऑब्जेक्ट की दोनों की सेपरेट लाइफलाइन है, बट दे आर associated with each other as they are part of each other, yeah, one class is part of another class. It is represented as diamond, hollow diamond। इसको आप hollow diamond से यूज कर सकते हैं, और एक सॉलिड लाइन होती है साथ, तो इसकी नोटेशन आपको इन केस थ्योरी में अगर हो तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एग्रीगेशन की एग्जांपल की तरफ, जैसे कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मेन बोर्ड है, सीपीयू है, मेमोरी है। सो दे एग्जिस्ट separately, but they combine together to make a computer. So here aggregation comes. And there is no is a relationship, but they are part of relationship. CPU is a part of computer, the main board is a part of computer, memory is a part of computer. Similarly, when you talk about CPU, CPU is composed of cache, ALU, and program counter. So program counter is a part of CPU, ALU is part of CPU, cache is part of CPU. Similarly, what about composition? Composition का मतलब ये होता है, it is kind of special type of aggregation in which one class is destroyed, another is destroyed. As it cannot stand by on itself. So here is aggregation. Aggregation के लिए हम लोग filled arrow को use करते हैं, filled diamond को use करते हैं with a solid line। तो फिल डायमंड जो है वो जहाँ पे हो वो बताता है स्पेशल काइंड ऑफ एग्रीगेशन है, वेयर दिस क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, paragraph is composed of words. If words does not exist, then paragraph cannot be exist. तो इस तरह की भी एक एग्जांपल ली जा सकती है।
नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अदर वे अराउंड हो। सही है, मतलब यानी कि C1 यानी क्लास 1 जो है वो क्लास 2 पे डिपेंडेंट है। डॉटेड एरोस, दैट डॉटेड एरो ये शो कर रहे होते हैं कि एक डिपेंडेंट है, लेकिन क्लास 2 जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, वो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है इस पे, बट इट इज डिपेंडेंट फॉर सम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के लिए ये डिपेंडेंट होगी दूसरी क्लास पे। विजिबिलिटी भी बतानी होती है। अब आपको याद होगी जावा में कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट या पैकेज हो सकते हैं विजिबिलिटी एट्रीब्यूट्स की। तो अब पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट या पैकेज को भी डिनोट करना है हमने क्लास डायग्राम में। क्लास डायग्राम में हमने ये डिटेल भी नहीं छोड़ दी। तो जब हम लोग पब्लिक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं फॉर पब्लिक क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस या प्राइवेट सॉरी ऑपरेशंस एंड एट्रीब्यूट्स के लिए, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के लिए माइनस का साइन, हैश टैग का साइन जो है, हैश का साइन होता है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स या ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पे ऑपरेशंस के साथ प्लस या माइनस इस तरह की जो चीजें हैं लगी हुई हो तो वो पब्लिक या प्रोटेक्ट, तो वो आपको बता रही होती है कि ये पैकेज क्लास है। अब जाहिर है एक यूएमएल डायग्राम में आप पूरा पैकेज या पब्लिक नहीं लिखोगे, तो ये नोटेशंस यूज करनी होती हैं एंड कीप दैट इन माइंड फॉर पर्पस कि आपने कभी विदाउट वीसीओ बनाना हो तो आप इस तरह आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए। अक्सर बच्चे जो है एफवाईपी में भी ये गलती करते हैं कि पैकेज के लिए ना वो मोस्टली प्लस यूज कर देते हैं, लेकिन पैकेज के लिए आपने जो यूज करना है वो ये साइन यूज करना है। तो इस तरह आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहती कि ये पैकेज है कि ये पब्लिक है। सो आगे चलते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट साइंस के साथ कि आप, अब मैंने ये इसलिए यूज किया है ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे ये साइन प्लेस करना है, हैश टैग का, प्लस का, माइनस का, इस तरह का, तो यहाँ पे प्लेस करना है। नेक्स्ट आगे हम लोग अगर देखें तो किस तरह अब एक क्लास दूसरी क्लास को या फिर मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट क्लास के, वो किस तरह की कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स को और ऑपरेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक तो सब ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ सेम क्लास भी कर सकते हैं, मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास भी कर सकते हैं, या किसी और क्लास के हों वो भी पब्लिक को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट को सिर्फ सेम क्लास के मेंबर्स यूज कर सकते हैं, बाकी कोई मेंबर यूज नहीं कर सकता प्राइवेट के टाइम पे। बाकी प्रोटेक्टेड को डिराइव्ड क्लास और सेम क्लास यूज कर सकती है, अदर क्लासेस यूज नहीं कर सकती। पैकेज को सेम क्लास यूज कर सकती है, डिराइव क्लास यूज कर सकती है, और अदर क्लास अब यूज करेगी जब सेम पैकेज के अंदर होगा। ठीक है, सिर्फ वही क्लास यूज करेगी। तो हेयर इज अ डिफरेंस, दैट्स वाई यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पब्लिक और पैकेज एक है, क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी यूजुअली एक जैसी है, लेकिन इसका सिंबल और है। मल्टीप्लिसिटी का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं इसका भी। तो मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि 1 to many है या 0 to 1 है। अब मैं इसके लिए आपको रिवाइज करवाना चाहूंगी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल अच्छी से डिस्कस की हुई है, तो जिसने नहीं देखा प्लीज वो चैप्टर 5 की वीडियो देख ले। एंड बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें ये है कि एग्जैक्टली वन, 1 to 1 भी रिलेशनशिप हो सकता है, 0 to 1 भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो उनके लिए ये सिंबल्स यूज होते हैं। मतलब ये सारी डिटेल आपको थ्योरी लेक्चर में मिल जाएगी, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नोटेशंस बता सकती हूँ कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करते हैं। वन और मोर को इस तरह से करते हैं कि वन भी लिख देते हैं या मैनी भी लिख देते हैं, 1 to many या 1 और मोर टू अदर क्लास। अब ये एक क्लास की साइड पे लिखने वाले हैं, ये सारी क्लासेस की साइड पे नहीं, और बाकी जो दूसरी क्लास पे हो तो वहां पे भी आप एक मेंशन कर देते हैं।
पे आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि किसी भी क्लास डायग्राम में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो यूज हुई हुई हैं या कौन सी नोटेशन यूज हुई हुई है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी एक बार वीडियो पॉज करें, इसको ज़रा समझें कि कौन कौन सी एसोसिएशंस वगैरह हैं। जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी नज़र आ रही है, जो डॉटेड लाइंस हैं वो डिपेंडेंसी को शो करा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक जो चीज़ है ना, ये अक्सर लिखी जाती है ताकि एक लेमैन समझ जाए कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। या फिर जैसे अब मैं बिजनेस एनालिस्ट की बात करूँ तो उसमें अगर एनालिसिस करना हो, बिजनेस एनालिसिस के लिए ये डायग्राम यूज़ होनी हो, तो उससे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जो है वो आपको साथ देनी होंगी, तो वो नोट के तौर पे आप दे देते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्रीगेशन यूज हुई भी है, यहाँ पे देन जनरलाइजेशन। आप जनरलाइजेशन के अलावा यहाँ पे क्लास नेम है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के साथ नेम्स हैं, यहाँ मल्टीप्लिसिटी है, सॉरी एट्रीब्यूट्स के साथ डोनेशंस हैं कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है, या जो भी उसकी डोनेशंस है। ठीक है, ये सिंपल एसोसिएशन है। इसी तरह से डिफरेंट ये जनरलाइजेशन है। अगेन जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस एक ही चीज होती है, लेकिन जनरलाइजेशन को हम लोग इसलिए कहते हैं कि जब हम उसे डिनोट कर देते हैं इन यूएमएल तो हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस असल में वो चीज हो रही होती है जो हो रही होती है, बट वी व्हेन वी रिप्रेजेंट इट इट इज जनरलाइजेशन। सो नेक्स्ट, ये सारा कुछ वाज़ेह हो गया होगा आपको। अब मैं एक Now we will see a demonstration video on the class diagram. Let's open Visio, and here you can select blank diagram or you can search for the template. You can either go with searching class diagram or सॉफ्टवेयर भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर यूएमएल क्लास में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ सॉफ्टवेयर अगर हम लोग कर लें तो नीचे आपके पास यूएमएल क्लास आ जाती है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पे एक क्लास डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो उसमें एनोटेशन भी करेंगे साथ साथ। इसको जूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा सही से नजर आए। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्लास, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। जैसे मैंने बताया था ऊपर लिखा जाता है क्लास नेम, तो फर्स्ट चीज होगी क्लास नेम जो कि लिखेंगे। पेशेंट की क्लास बना लेते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे आप शेप और स्टाइल यूज कर सकते हैं। डिजाइन्स में भी जाके आप स्टाइल्स डिफरेंट यूज कर सकते हैं, डिजाइन्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे सिंपल रखना चाहती हूँ ताकि ज्यादा विजिबल हो। सो यहाँ जो फर्स्ट इसका पोर्शन है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आएंगे और उसके बाद जैसे ऑपरेशंस होंगे। तो एट्रीब्यूट्स में और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। हर एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए हम लोग एक मेंबर ऐड कर देंगे कि वहाँ हम एक मेंबर ऐड कर रहे हैं। इससे हर एक मेंबर जो है वो उसकी अलग बार होगी, उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। सेम ऑपरेशंस के लिए भी मेंबर्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट जैसे आप लोगों को लगे सही वो लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पेशेंट आईडी करूँगी। यूजुअली हम लोग यूनिक
एट्रीब्यूट पहले लिख लेते हैं, देन लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसी तरह से और भी आप जो एट्रीब्यूट्स बनाना चाहे बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे कॉन्टेक्ट इन्फो। तो ये हमारी सारी एट्रीब्यूट्स हो गई, जो जैसे मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स को फर्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, तो ये सारी एट्रीब्यूट्स को हमने फर्स्ट बॉक्स में लिख दिया। ये शो करती हैं स्टेट, या फिर ये स्टैटिक होती हैं। आगे हम लोग बिहेवियर के लिए ऑपरेशंस वगैरह भी लिख सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस पेशेंट की क्लास में आ सकते हैं। न्यू पेशेंट हो सकता है, कोई न्यू भी का फंक्शन आ सकता है। इसके अलावा चेंज का आ सकता है, और जो भी आप लोगों को मुनासिब लगते हैं यहाँ पे फंक्शंस, जैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग टू योर SRS या डिज़ाइन जो आपका सोचा हुआ है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो मेंबर फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, वो ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं आप क्लासेस की, और जो ये मेंबर फंक्शंस हैं इनको भी आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए, जो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम एक और क्लास बना लेते हैं। अब जाहिर है हम लोगों ने क्लास डायग्राम में क्लासेस और उनके बीच का रिलेशनशिप बताना होता है, तो उससे पहले हमें क्लास सेट करनी होती है, कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी, फिर हम डिसाइड करते हैं किस क्लास का कौन सी क्लास से क्या रिलेशनशिप होगा। तो फिजिशियन की क्लास बना सकते हैं कि फिजिशियन जितने भी हों वो आप डाल सकते हैं, तो उसके लिए भी फिजिशियन आईडी का मेंबर फंक्शन हो सकता है, और सॉरी मेंबर जो उसका वेरिएबल है या जिसे कहना चाहिए एट्रीब्यूट है वो हो सकती है। आगे हम लोग नेम दे सकते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो या जो भी आप एट्रीब्यूट्स देना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं, 1 मिनट, कि कॉन्टेक्ट इन्फो बाद में आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट हमने ऐड करने हैं फंक्शंस, इसके भी इसके कौन कौन से फंक्शंस होंगे, या कहना चाहिए कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे इसमें। अब हमने कुछ बिलिंग रेट वगैरह लिख लेते हैं कि अगर डॉक्टर है तो उसका कोई बिलिंग रेट होगा, या जिस हिसाब से उसकी कंसल्टेशन फी होती है। देन ये बिलिंग रेट जो है ये चार्ज करने के लिए या ड्यूज जो पेशेंट पे करेगा उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम एक बिलिंग का कर लें। फिर हम एक और क्लास बना सकते हैं जैसे पीपल की है, क्योंकि अब इससे फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, जैसे कि एक पेशेंट है एक फिजिशियन है, और दोनों एक और क्लास से इनहेरिट हो रहे हों जो कि पीपल है। फिजिशियन इज अ पीपल एंड इवन पेशेंट इज अ पीपल, तो इज अ क्या रिलेशनशिप है, तो जनरलाइजेशन को हम यूज कर सकेंगे। तो हमें कभी सर्च करना हो ओवरऑल सब में, चाहे पेशेंट है या फिजिशियन है, तो हम पीपल की क्लास के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये फायदा हो जाता है कि हम एक ऐसी क्लास बनाएं जो कि कुछ चीज़ें इनहेरिट कर रही हूँ। तो हमें एक और फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार जो है कुछ फंक्शन जो यूज़ नहीं करने पड़ते, वो फंक्शन जो है इनहेरिट कर लेते हैं बस। एक फंक्शन एक ही बार डिक्लेयर कर दिया, यानी जो ऑपरेशन है। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो मैंने चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इसके साथ ही 5th चैप्टर में भी आप लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ कि इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसी को डिपेक्ट करते हैं जनरलाइजेशन से। तो जनरलाइजेशन हम लोग रख सकते हैं कि जो फिजिशियन है और जो
पेशेंट है वो पीपल ही हैं। तो इनकी इस तरह से अगर हम लोग कोई न्यू का फंक्शन जैसे है ऐड करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली वो फंक्शन हर एक क्लास में अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ उसकी पेरेंट क्लास में दे देंगे। सो यहाँ पे हम एनोटेट कर सकते हैं सारी चीज को। आगे अगर हम लोग देखें कि इसके और भी हम लोग, अगर आप लोग कोई फंक्शन सोच सकते हैं कि कौन सा फंक्शन मेंबर फंक्शन में देना है या कौन सा फंक्शन जो है वो कहाँ पे देना है, तो आप यहाँ इन दोनों के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक टेबल बताया हुआ है जिसमें कि आप पैकेजेस को किस तरह से उसकी एक्सेसिबिलिटी है और किस तरह से जो क्लास है पैकेजेस हैं, इसके अलावा डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से एनोटेट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो जनरलाइजेशन में किस तरह से यूज़ की जा सकती हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप पब्लिक मेथड और पैकेजेस जो है दूसरी क्लासेस के यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पेरेंट क्लास में मौजूद है। सो जो बात मैंने कही है कि न्यू की क्लास जैसे है, सॉरी न्यू का जो ऑपरेशन है वो दोनों में यूज हो सकता है, फिजिशियन में भी और पेशेंट में भी, दोनों में कोई न्यू आ सकता है। तो हम यहाँ बार बार यूज करने की बजाय बाकी क्लासेस में वो मेंबर फंक्शन जो है वो वहाँ पे भी यूज कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे न्यू पेशेंट ऐड हो रहा है या न्यू पीपल ऐड हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट तो एसोसिएशन को आप शो कर रहे हैं विद सम एनोटेशन और ये सिंपल एसोसिएशन होगी। पहले एसोसिएशन जो बताई थी वो क्या थी, वो सॉरी पहले जो रिलेशनशिप था वो जनरलाइजेशन का था जो कि पीपल और फिजिशियन और पेशेंट में था। अब दूसरा रिलेशन है हैजा का, और थर्ड जो रिलेशन है वो भी हैजा का होगा क्योंकि फिजिशियन हैज़ अ पेशेंट, जैसे फिजिशियंस जो हैं उनके पास पेशेंट्स होते हैं। और इसी तरह अपॉइंटमेंट जो है वो असाइन की जाती है किसी फिजिशियन को, तो हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट इज असाइंड। तो नेक्स्ट अब ये हमारी क्लास डायग्राम काफ़ी हद तक कंप्लीट है, मतलब एक स्मॉल चीज़ के लिए, मतलब एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जिसमें शॉर्ट क्लासेस लेंगे, थोड़ी क्लासेस लेके समझाया जा सकता है। अभी कुछ और क्लास बनाई जा सकती हैं जैसे बिलिंग वगैरह के लिए, अगर आपने बनानी हो या जो भी है बिलिंग कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं आप इस क्लास में। और फिर से मैं बता दूं पूरे सिस्टम की एक ही क्लास डायग्राम बनती है, हाँ, और ये पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो कर रही होती है, तो इसलिए अलग अलग क्लासेस नहीं बनानी। और बिलिंग के लिए या हम लोग क्लास यूज़ कर सकते हैं पेशेंट बिल, नाउन यूज़ करेंगे पेशेंट बिल के साथ। अब यहाँ पे एसोसिएशन होगी, हर अपॉइंटमेंट की बिलिंग होती है जैसे, तो अपॉइंटमेंट के साथ ही एसोसिएट कर देंगे इसको, बिलिंग की क्लास को। तो बिलिंग की क्लास एक आप एसोसिएट कर देंगे विद एन अपॉइंटमेंट, और ये भी सिंपल एसोसिएशन होगी। नेक्स्ट जो है, अब हमारी डायग्राम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या एटलीस्ट एक क्लिनिक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बन गया है। आप लोग अपना प्रोजेक्ट के लिए फार्मेसी और इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है। अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही यार ये, ना ना पॉज ना करना, चलने दे, क्योंकि फिर
तो मैं कभी कहती हूँ तो तब वो नई नई क्लास शुरू कर दी थी, उसने मुझे फिर बोलना था वॉइस मैं ओवर में। अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ तुम लोगों ने ना कॉमन सेंस नाम को नहीं, वैसे हमारे घर में नहीं है। भाई तुम इसी की वीडियो देखती और वो इंग्लिश मैंने दो याद कर ली थी उसकी वीडियो उस वक्त, लेकिन वो 2-3 दिन बाद की है, तुम तो भूल एक ही गए। दफा फिर देखो तो बाहर में जाए, मैं नहीं देखी। अब बस इसकी अब वीडियो, बस इस तरह खप लेना है। इसकी वीडियो बनेगी ना, वो क्रॉप करवाऊंगी। वो जो तुमने कोलैबोरेशन वाली करवाई है वो डाउनलोड हो गई, और जो करवाई है ना तुमने, जो क्रॉप करवाई है, डिनोट करते हैं क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट वगैरह या जो भी है। उसके बाद आपने देखा क्लास का रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, 5 तरह के रिलेशनशिप्स थे। रिवाइज करें ज़रा, याद करें। उसके बाद आपने देखा कि विजिबिलिटी, व्हाट इज़ द विजिबिलिटी ऑफ क्लास, किस तरह से क्लास में मेथड्स को बताते हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं या जो भी हैं। साथ मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा, मतलब मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को किस तरह से डिनोट करना है वो देखा। उसके बाद हमने पूरी एक क्लास डायग्राम को बनाना सीखा है कि किस तरह से क्लास डायग्राम बनाई जाती है। सो दैट्स इट, ये सारा कुछ आपने किया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।